नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण पर ओबीसी कोटे की अनदेखी के आरोपों पर। संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए लाया गया 128वां संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से यह बिल पास किया गया है। आज राज्यसभा में इसे टेबल करने के बाद इस पर चर्चा जारी है। उम्मीद है कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने वाला और देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका तय करने वाला यह विधेयक राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। लोकसभा में ओवैसी के 2 सांसदों को छोड़कर सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया। सभी पार्टियों से मिल रहे समर्थन को देखते हुए इसके कानून बनने में अभी तो कोई अड़चनें दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस प्रकार से समर्थन करने के बावजूद पार्टियां इसके प्रावधानों को लेकर आपत्तियां दर्ज करा रही है, उससे लगता है कि इसे चुनाव का मुद्दा भी बनाया जाएगा और मोदी सरकार पर ओबीसी विरोधी होने के आरोप भी लगाए जाएंगे। आज राज्यसभा में बहस के दौरान भी ओबीसी के मुद्दे पर आरोप लगे और आरोपों का जवाब राज्यसभा में बीजेपी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिए। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने बिल का राज्यसभा में विरोध किया है और लोकसभा में चूंकि राजद का कोई सांसद नहीं है, इसलिए वहां उनका विरोध जो है वो दर्ज नहीं हो पाया, इसलिए इनका विरोध जो है अब राज्यसभा में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो बिल का विरोध करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और विरोध करने का आधार वही है जो पहले दिन था, यानी ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण में जगह देने की मांग करते हुए ओवैसी और राजद को छोड़कर सभी पार्टियों ने बिल का समर्थन किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की बात करना कितना सही है, कितना लॉजिकल है, कितना जायज है। क्या महिला आरक्षण के बहाने विपक्ष सरकार को ओबीसी विरोधी साबित करना चाहती है? क्या ओवैसी और राजद मुस्लिम महिलाओं की बात कर धर्म के आधार पर आरक्षण की शुरुआत करना चाहती है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आज राज्यसभा में जो बहस हुई है और राज्यसभा के बाहर भी कुछ जो बयानबाजी हुई है इस आरक्षण के कोटे को लेकर के, उसमें कुछ बाइट को, कुछ प्रतिक्रियाओं को हमने उसी क्रम में लेने की कोशिश की है। जिस क्रम में आलोचना हुई है उसी क्रम में उसका जवाब जो दिया गया है, उस पॉइंट्स को लेकर के हमने कुछ सेलेक्टिव बाइट्स निकाले हैं। एक बार उन प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा और राहुल गांधी का जवाब जो है अमित शाह जी ने क्या दिया, एक बार उस प्रतिक्रिया को भी सुनते हैं। 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है,
उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। जी हाँ, तो अब ओबीसी कोटे को लेकर के बात शुरू हो गई है, उस पर आलोचना का दौर शुरू हो गया है। हालांकि लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में जो सोर्सेज बता रही कि राज्यसभा में कांग्रेस संशोधन की मांग करेगी। राज्यसभा में ये कल आखिरी दिन है विशेष सत्र का। अब कल अगर ये पास नहीं होता है तो अगले सेशन के लिए चला जाएगा और बिल पे जो आपत्तियां दर्ज की जा रही है उन आपत्तियों को देखते हुए लगता है कि कल का दिन जो है काफी गहमा गहमी भरा रहेगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। माधवी अग्रवाल बीजेपी की तरफ से है, विजय कौशिक जी कांग्रेस की तरफ से है और मोहम्मद फरहान है एआईएमआईएम के प्रवक्ता है। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मोहम्मद फरहान साहब से मैं करना चाहूंगा। मोहम्मद फरहान, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा पहला सवाल है कि जिस पॉइंट को लेकर के आपके नेता और आपकी पार्टी जो है आपत्ति दर्ज करा रही है, क्या आपको लगता है कि वो संवैधानिक है? आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिला, ओबीसी कोटा में आरक्षण क्यों नहीं मिला, और ओबीसी कोटा के लिए भी बात कर रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। दोनों आपस में कंट्रोवर्सी भी लग रही है, दोनों लग रहा है एक दूसरे को काट भी रहा है। क्योंकि मुस्लिम के लिए अगर आप मांग रहे हैं तो वो धर्म के आधार पर है, और ओबीसी के लिए अगर मांग रहे हैं तो वो भी वहां पर लीगल नहीं होगा। लेकिन ओबीसी के भीतर मुस्लिम महिलाओं को दिया जा सकता है, जो कि दूसरे प्रावधान है। लेकिन इस वाले महिला आरक्षण में आप क्या फार्मूला है, किस कानून से, किस तर्क से आप इसको मांग रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, ऐसा है कि इस बिल में 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है जी। उस आरक्षण में उप आरक्षण की व्यवस्था है। उप आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अगर हम हिसाब से समझे तो 543 की लोकसभा में 181 महिलाओं को आरक्षण किया गया, 181 सीटों पर आरक्षण किया गया है। 181 में से 43 सीटें जो हैं वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। हमारी पार्टी का जो तात्पर्य है कहने का यही है कि उस उप आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाए, उन्हें भी इसमें जगह दी जाए। क्योंकि ये अभी लागू नहीं हो रहा है। ये प्रभावी तब होगा जब जनगणना होगी और परिसीमन बनेगा। जनगणना और परिसीमन में समय लगेगा, क्योंकि जब जनगणना परिसीमन हो तो मैं आपको बता दूं 2002 में, और उसका लागू जनगणना और परिसीमन हुआ 2008 में, और 2019 का जो चुनाव हुआ, 2009 का जो चुनाव हुआ था वो नए परिसीमन और नई जनगणना के आधार पर हुआ था। अगर अभी आप इस चीज को लागू कर लेते हैं तो 2029 में फुल फ्लैश में मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को भी इनके साथ सम्मिलित होने पर क्या है कि वो पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि हम इन्हें बाद में सम्मिलित करेंगे, तो जब ये 2029 में लागू होगा, नई जनगणना नई परिसीमा के बाद, जिसमें सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होगा, तो फिर उसके बाद एक नया प्रावधान फिर लाया जाए कि जिसमें मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा। इससे क्या है कि समय भी जाएगा और हमारा सरकार का धन भी जाएगा। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आप इसे अभी सम्मिलित करें। यह बिल पूर्ण तभी होगा जब इस बिल में मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा। मैं दो आपको कमेंट सुनाना चाहता हूँ। दो बड़े दिग्गज हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ सांसद रही हैं, वरिष्ठ नेता रही। मैं उनकी एक पत्र सुना रहा हूँ जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। बीजेपी ने एक झटके में ओबीसी महिलाओं को नाराज कर दिया है। बिना ओबीसी आरक्षण के बगैर संसद में इस बिल का पेश होना गलत है।
ये कहा है उमा भारती जी ने, ये कहा है उमा भारती जी ने। दूसरा मैं आपको कमेंट सुनाना चाहता हूँ। दूसरा, जो तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल भी हैं, अनुप्रिया पटेल जी, उनका है ओबीसी महिलाओं के अधिकार के लिए आरक्षण जरूरी है, विपक्ष की मांग बिल्कुल सही है। ये उनका स्टेटमेंट है। ये दो ऐसी महिलाएं हैं। मैं देखिए, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल बातें हैं ये सारी चीज। मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा था उसका जवाब आपने दिया। मैंने कहा जी कि ठीक है, किसी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध नहीं किया है, कोई नहीं कर रहा। मैं भी नहीं है, ओबीसी आरक्षण को सम्मिलित करना है। नहीं, वही बोले सम्मिलित करने के लिए। देखिए, संविधान के प्रावधान के हिसाब से ही सम्मिलित होगा ना। अब जरा सा मुझे ये बताइए कि जो संविधान में अभी प्रावधान है आरक्षण का, और अभी जो महिला आरक्षण में जो उप जातियों को जो दिया गया है आरक्षण, वो क्या है? वो एससी और एसटी के लिए है। मूल संविधान में एससी एसटी का ही जो है वो रिजर्वेशन हो सकता है, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ये संवैधानिक नहीं बिल्कुल हो सकता है कि नहीं, बाद में कौन सा कैसे हो सकता है बताइए जरा। संविधान 144 में संशोधन अधिनियम विधेयक के तहत आप संशोधन करके इसको सम्मिलित करिए। संशोधन 368 में होता है सर, संशोधन 368 में। हम कह रहे हैं आप ये 144 संविधान संशोधन बिल अधिनियम के तहत इस विधेयक को ले आए हैं साहब, तो आप संविधान में संशोधन बिल ले आइए और बिल के तहत इसको क्या नाम है सम्मिलित करिए। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, जब कोई बिल पास होगा, जब कोई कानून आ जाएगा तब संशोधन करेंगे कि पहले ही संशोधन ले आएंगे बिना पास मतलब कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाएं जो है वो 6 वर्षों तक प्रतीक्षा करें आपकी? क्यों बिल एक बार पास कराएं? बिल्कुल इसमें नहीं होगा ना। ये तो संवैधानिक। ये देखिए, इसका जवाब बहुत सारे जो एक्सपर्ट है। सुनिए, इसमें मुकेश भाई, इसमें एक चीज हो सकती है, इसको आप लीगल ओपिनियन के लिए दे दिए। लीगल ओपिनियन के लिए जब जाएगा तो लीगल ओपिनियन उसमें आएगी कि किस तरीके से और कर सकते हैं इसको। ये बिल अभी पूर्ण नहीं है, ये बिल अपूर्ण है। ये बिल तब पूर्ण होगा जब इसमें ओबीसी। तो ऐसा कीजिए ना, तब आपकी जो पार्टी है, विरोध करने से क्या होगा? आप संशोधन के लिए कहिए, क्या संशोधन लिख करके नहीं, संशोधन के लिए लिख करके दीजिए ना। आपके तो ओवैसी साहब तो बहुत बड़े वकील भी हैं। आपकी पार्टी की जो नहीं, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आपके पार्टी के जो नेता है ओवैसी साहब बहुत बड़े वकील भी है ना, उनको संविधान की भी जानकारी है, कानून की भी जानकारी। तो एक ड्राफ्ट बना के दे ना, वो जो संशोधन चाहिए मुझे और इस आर्टिकल में संशोधन कीजिएगा तो भाई मुसलमानों को भी मिल जाएगा, ओबीसी को भी मिल जाएगा। जरा एक ड्राफ्ट करके दे संविधानिक। अच्छा ठीक है, तो ये ड्राफ्ट करके तो संशोधन होगा ना। आप केवल राजनीति के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। जो संविधान का अभी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में यह संभव नहीं है और इसीलिए ऐसा किया गया, वरना सरकार भी इसको करती। ओबीसी से किसी को गुरेज नहीं है। अभी महिलाओं को मिल रहा है, बाद में ओबीसी को भी दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि जो कांग्रेस के विजय कौशिक जी, आपकी क्या आपत्ति? क्या आप कोई संशोधन, जैसा कि मुझे पता चला है कि सोर्सेज से अपने की कांग्रेस संशोधन पेश करेगी राज्यसभा में, क्या संशोधन करवाने के लिए मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या सही में संशोधन करेंगे जैसा ओवैसी साहब की पार्टी से फरहान साहब कह रहे हैं? आप भी वही लाइन पे है या आप कुछ अलग लॉजिकल बात करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश के सभी वर्गों को और सभी वर्गों में जो महिलाएं हैं उनको बराबरी का अधिकार होने चाहिए। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी है उस हिसाब से उन्हें उनका हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों तो किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ कोई अन्याय हो, क्यों किसी बनिया की बेटी के साथ अन्याय हो, क्यों किसी राजपूत की बेटी के साथ अन्याय हो। भाई अब देश की सरकार को चाहिए, समय आ गया है, देश में चाहे पुरुषों की बात हो चाहे महिलाओं की बात हो, जिसकी जितनी भागीदारी हो जनसंख्या के आधार पर उस हिसाब से उनको आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में जब हम बात पिछड़े वर्ग के लोगों की करते हैं तो अमूमन ये देखने में आता है, चाहे वो मणिपुर की बात हो या किसी भी स्टेट की बात हो, जैसे मणिपुर में दंगे हुए, तो जो गरीब मजदूर। कौशिक जी देखिए, आप लोग फिर राजनीति, इतने महत्वपूर्ण इतने गंभीर चर्चा हो रही है, फिर आप मणिपुर चले जाएंगे, फिर आप बोलेंगे महंगाई, फिर आप चले जाएंगे पेट्रोल। आप नहीं, आप महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे और मुस्लिम आरक्षण की बात पर जो आप लोग बात कर रहे हैं संशोधन की, उस पर रहे ना। हम इसके लिए बहुत सारे अलग से प्रोग्राम करते हैं, आपको बुलाते हैं, उसमें बोलिए आप। मणिपुर पे हम प्रोग्राम करेंगे, आपको बुला देंगे मौका, आप इसमें बोलिए, समय नहीं है सर, एकदम बिल्कुल टारगेटेड जी। मैं ये कह रहा हूँ केवल कि देश भर में जितने अपराध होते हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि पिछड़ी जाति के लोगों पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में जरूरी है कि भी उनको
कुछ बताया जाए, मजबूत बनाने के लिए सरकार पेश करे अपनी नीति। लेकिन जो वर्तमान में जो SC ST को तो ये रिजर्वेशन केवल जो इनका राजनीतिक डिसीजन है। मैंने केवल दो महिलाओं के सवाल हाथ पूछ में कौशिक झुंझुनू जी थमाने वाली बात है। विजय कौशिक जिस तरह जी इन्होंने कृषि बिल वापस ले लिए, इन बिलों को भी कभी वापस ले सकते हैं। सरकार का कोई भरोसा नहीं कहा। कौशिक जी जो सवाल पूछा था मुझे लगता है आपको दर्शक को वो बताना चाहिए। संशोधन चाह रहे हैं आप, इसमें क्या संशोधन चाह रहे हैं? देखिए, इसका खुलासा तो हम बाकायदा राज्यसभा में कर देंगे और ये पार्टी का अंतिम मामला है। लेकिन निश्चित तौर पर हम पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए संशोधन की मांग करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार को इन चीजों पर भरोसा रखते हुए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं माधवी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे और है। राहुल गांधी जी जो कह रहे थे कि 92 सेक्रेटरी में केवल 2% जो है 2% सेक्रेटरी ही ओबीसी समुदाय से हैं, क्या कहना चाह रहे थे, जरा मुझे समझाइए जरा सा। नहीं, देखिए, अब आप इसे किसी भी एंगल से देख सकते हैं उनके बयान को, लेकिन उनका जो राहुल गांधी जी का बयान है वो बड़ा सीधा और स्पष्ट है कि भाई कई बार नौकरी मिल जाती है आरक्षण के चलते, लेकिन उन लोगों को वो स्थान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए उनके डिपार्टमेंट में। तो वो जो एक सामाजिक विसंगति आज भी विभागीय स्तर पर चल रही है, उसकी तरफ राहुल गांधी जी ने इशारा किया है। और राहुल गांधी जी चाहते हैं समाज के सभी वर्गों को अगर आरक्षण के तहत, मुझे लग रहा है कौशिक जी ना आप लोग कोई होमवर्क करते हैं। मुझे विजय कौशिक जी, मुझे लगता है बड़ा ना आप लोग जब डिबेट में आते हैं तो सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं या कुछ होमवर्क करके आते हैं, ना आपके नेता कुछ जब सदन में बोलते हैं तो कोई होमवर्क करके आते हैं। राहुल जी कह रहे थे कि 90 में से 3 सेक्रेटरी केवल ओबीसी है। उनको पता होना चाहिए भाई 90 में से 3 क्यों है। भाई 92 से लागू हुआ है ना ओबीसी कोटा, तो 92 के बाद 92 में जब लागू हुआ तो 92 बैच में जितने आईएएस होंगे ओबीसी कोटे से उन्हीं को आरक्षण मिलेगा ना सर, वही प्रमोट होंगे ना। 92 के बाद जब आरक्षण से ओबीसी कोटे से लोग आएंगे, उनका सेक्रेटरी बनने का जब टाइम आएगा और वो सेक्रेटरी नहीं बनाए जाएंगे तब ये बात उठेगी ना। अभी तो 92 के बाद के बैच के लोग हैं ना, तो इतना भी होमवर्क आप छोटी छोटी बात पे आप लोग जो है संसद में आके अगर आप होमवर्क सुनो, हाँ, आप होमवर्क की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। जी दीजिए। मैंने ये कहा कि राहुल गांधी जी को जो दिखाई दिया उसके आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी। मैंने आपसे आंकड़ों की कोई बात नहीं की। नहीं, वो उन्होंने कहा ना जो 90 में से 3 सेक्रेटरी केवल ओबीसी के, आंकड़े ही तो दिए उन्होंने। अरे सुनिए तो सही साहब। हाँ, उन्होंने कह दिया हमारी पार्टी के नेता हैं। हाँ, और उन्होंने किस संदर्भ में कहा है उसका जवाब तो वो खुद ही देंगे, पहली बात। लेकिन हमारा जो आकलन है एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर, एक नेता के तौर पर, वो ये है कि वो समाज के प्रत्येक वर्ग का दर्द समझते हैं। उन्हें कोई चीज लगी, उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार इस पर स्पष्टीकरण देगी, बात खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, इसमें कोई शक नहीं है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ एक निर्धारित सीमा तक मिलना चाहिए, उसके बाद योग्यता के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन कई बार देखा यह जाता है कि इस बात का फायदा अन्य जाति के लोग लेते हैं और उनकी प्रमोशन को वहां पर रोक दिया जाता है। तो मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको अब समय आ गया है, नहीं तो ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और भाजपा शायद कहीं ना कहीं यही चाहती है, जिसके चलते देश को बर्बादी की तरफ। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मैं खैर इसी पे फरहान साहब से भी बोलूंगा, लेकिन माधवी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। माधवी जी, क्या आपको लगता है राज्यसभा में पास करने में दिक्कत सरकार को आएगी, क्योंकि संशोधन की मांग की जा रही है और जो आपत्ति दर्ज की जा रही है, क्या आपको लगता है कि राज्यसभा में जितनी आसानी से लोकसभा में पास हो गया यह बिल, राज्यसभा में भी उतनी आसानी से हो जाएगा? सबसे पहले मैं सभी तो आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगी कि आज इतने वर्षों तक जिसमें राजनीति होती रही और 4 बार संसद में आने के बाद भी ये बिल लटकता रहा, आज कहीं ना कहीं इतने बड़ी वोटिंग के साथ में जो कल पारित हुआ है बिल, के लिए सबसे पहले तो सबको बधाई। और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने इसका समर्थन किया, विपक्षी पार्टियों ने भी, लेकिन साथ में एक मांग उठा दी कि कोटे में कोटा चाहिए इनको। इतनी विचित्र बात है कि यहाँ बैठकर ये जो बात कर रहे हैं ओवैसी, सबसे पहली बड़ी बात है कि इन्होंने 2 वोट जो है कम मतलब नहीं गिरे, ओवैसी की ही पार्टी के नहीं गिरे। ये वो लोग हैं जो 3 तलाक के मुद्दे पर भी अपना विरोध दर्ज कराते रहे, ये वो लोग हैं जो 370 के भी अपना विरोध दर्ज कराते रहे, ये वो लोग हैं जो सरिया कानून जो है उसकी पक्षधर होते हैं।
और सरिया कानून से देश को चलाने की मांग करते हैं। ऐसे लोगों की वोट नहीं पड़ना कोई विचित्र बात नहीं है। ये बहुत ही ऐसा हो सकता था कि ये अगर ये वोट दे देते तो लगता कि हाँ ये विचित्र बात हो गई, ये बड़ी सनसनीखेज बात हो गई। नहीं दिया, ये तो स्वाभाविक था कि नहीं देंगे। लेकिन अभी हम बैठकर मैं चर्चा सुन रही थी जिसमें वो ऐसी मांग करे जो संविधान से परे की बात है। संविधान में जो सिस्टम है उसको तुरंत ये चाह रहे हैं संशोधित कर दें और लेकर आ जाए। इन्होंने एक बात कही कि ओबीसी कोटा के लोगों को जो है जगह मिलनी चाहिए, माइनॉरिटी के लोगों को, महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या 33% महिलाएं जो जिनको ये मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, उनमें सारी महिलाएं नहीं होंगी? वो हम सारी महिलाओं की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम केवल जाति धर्म और खास तबकों की बात कर रहे हैं। आप उनके ऊपर ही लांछन लगा रहे हो, पार्टी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मोदी जी पर लांछन लगा रहे हैं कि ये विरोधी है माइनॉरिटी मोर्चा के, माइनॉरिटी महिलाओं के लिए विरोधी है। नहीं, लेकिन उनको तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर 3 तलाक की बात किसी ने की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की, मोदी जी ने की। पहले भाषण में उनका सबसे पहले जो वक्तव्य आया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आया। महिलाओं के सशक्तिकरण की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, और चलाने के साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं, यथार्थ पर लाकर जमीनी स्तर तक उसको चालू करना, जमीनी स्तर तक उसको पहुंचाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में और उनके संरक्षण में सारा सब कुछ हुआ। विगत वर्षों में आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण की जितनी बात भाजपा की सरकार में हुई है उतनी शायद पहले आपने कभी देखा नहीं होगा, किसी ने भी नहीं देखा होगा। आज महिलाएं, आप देखिए कि ओबीसी की बात करें तो दलित जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है हमारे देश की महामहिम, वो भी एक दलित वर्ग से आती हैं। आप देखिए अगर आप ओबीसी की बात करें तो ऐसे पिछले वर्ग से जो है खुद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपनी माता के विषय में कितनी सारी बातें की कि उन्होंने कितनी कर्मठता के साथ में उनका लालन पालन किया है। ठीक है, लेकिन मैंने तो सवाल आप उनको उनकी गलतियां बता रहे हैं जो कि इसके भुगत भोगी हैं, जिन्होंने इस दर्द को सहा है। आपको उनको समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद ये इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक एक रोटी सेकने की कोशिश है, राजनीतिक स्तर पे अपनी वोट ज्यादा पाने की सोच है। लेकिन आप देखिए कि पहले दिन से जिस दिन से ये बिल पारित लाया गया, जिससे इससे चर्चा शुरू की गई, उस समय से ही बोला गया कि ये 29 से लागू होगा। क्योंकि देखिए तब से लेकर अभी तक में बिल्कुल वो तो ड्राफ्ट में ही मेंशन है। मोहम्मद फरहान साहब के पास फरहान साहब जो मांग, ठीक है माधवी जी एक बार मैं फरहान साहब के पास इस पे कमेंट कर। फरहान साहब, जो बात आपकी पार्टी कर रही है या कांग्रेस भी कमोबेश कर रही है, हालांकि अभी पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं कहा है भीतर में, लेकिन अब लगता है कि कल शायद इसी मुद्दे पे आगे मूव करे कांग्रेस। क्या आप लोग जो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को मिलना चाहिए, यानी धर्म के आधार पे मिलना चाहिए, और ओबीसी को अगर हटा दे, अगर मान लें तो धर्म के आधार पे तो आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, अपने यहाँ साफ तौर पे नहीं है, तो फिर आप इसको धर्म के आधार पे समाज को बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और ओबीसी की जो आप बात कर रहे हैं, अगर आपको ओबीसी चाहिए तो आप अपने स्टेट में तो कानून है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आगे पीछे कर सकती है, कोटे को अपने यहाँ बिल पास करवा सकती है, कानून बना सकती है। तो फिर इस वाले बिल में जो है आप लोग क्यों संशोधन चाह रहे हैं, और क्यों मुस्लिम के नाम पे या धर्म के नाम पर पे समाज को, खासतौर पे महिलाओं को जो मिला है उसमें भी आप धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों चाहते हैं? देखिए मुकेश भाई, आप एक विद्वान वक्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आप पूरा होमवर्क करके आते हैं, इसमें भी कोई दो राय। एक बार हो सकता है कि हम ना करके आते हैं क्योंकि हम राजनीतिक आदमी हैं, अब हम भी बातें कर जाते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। बहुत से जैसा भी बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सी बातें हैं जो कि वो हवा में। अब मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ मैडम को जी, कि मैडम 12 सितंबर 1996 को जब पहला बिल आया था यही महिला आरक्षण, और एच.डी. देवी गौड़ा जी की सरकार थी, और उस टाइम क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी पूरी जो थी वो इस बिल की मुखालफत कर रही थी। जानते हैं उस टाइम का अखबार उठाकर देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी टीवी चैनल पर बैठ के दूसरे अखबारों का, उस टाइम का अखबार उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता किस बात की मुखालफत कर रहे थे, यही बात की मुखालफत कर रहे थे कि इस बिल में महिला ओबीसी को भी सम्मिलित किया जाए, और जब तक ओबीसी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ये बिल पूर्ण नहीं माना जाएगा, ये बिल अपूर्ण माना जाएगा। ये वक्तव्य किसका? उस टाइम के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न है इस टाइम देश के, उनका है। लेकिन साथ में ये भी तो सच है जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने ही इसे सदन के पटल पे भी रखा था, 99 में भी रखा था, 2001 में भी रखा, 2002 में भी रखा।
लगातार 4 बार उन्होंने टेबल किया इसको लोकसभा में। सुनिए जी। तो भाई बात पूरी करिए। ये उसी तरीके से है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर अपने सर पे लादे खड़ी रहती थी कि सिलेंडर जो 400 कैसे हो गया, सिर्फ आज 1200 का सिलेंडर है, नहीं पूछ रही है। उस टाइम प्याज वो गले तो मतलब आप साफ कर दिया आपने कि ये विरोध आपका पॉलिटिकल है, मतलब जब आप सत्ता में आएंगे तो ये बिल आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये कह रहे हैं आप? अगर आपको लगता है यही है, आप तो वही कह रहे हैं ना, जो भाई बीजेपी पॉलिसी पर है, अगर आप बीजेपी की पॉलिसी पर है, नहीं बीजेपी का ये तो सब पे लागू होता है ना सर, ये तो सब पे लागू होता है। उस टाइम अगर अटल जी उस टाइम पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर इस बिल में ओबीसी को सम्मिलित कराने के लिए इसका विरोध कर रही थी, वो गलत था, या आज ओबीसी को निकाल करके केवल क्या नाम है एससी वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है, वो सही है? अब दो में से आप है, प्रवक्ता है बीजेपी के, तय करते कौन सा बयान सही था उस टाइम का बीजेपी वाला, कौन सा सही मान ले? 98 वाला में विरोध जो किया जा रहा वो सही था, या जो आज 2023 में मोदी जी द्वारा बिल लाया गया ओबीसी को हटाकर वो सही है? किसको सही मान ले? हमको ये बता दीजिए साहब, हम वही सही मान ले और हम तो विरोध करते रहेंगे। एक चीज मेरा एक पॉइंटेड सवाल, मैं एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ, आप हाँ में ना, मैं हाँ और ना में आप जवाब दीजिए। मैं 2010 में जो बिल पास हुआ था राज्यसभा में, जो कि लैप्स कर गया लोकसभा में 2014 में, उस बिल को के ड्राफ्ट को आपने पढ़ा था? उस बिल का जो ड्राफ्ट था, क्या आप उस बिल का समर्थन कर रहे थे? हम मुकेश भाई, हम तब तक बिल का समर्थन नहीं करेंगे जब तक इस बिल में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक हम किसी भी कीमत पर इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। आप दो चीज कह रहे हैं विरोधी कहें, फरहान साहब आप दो चीज कह रहे हैं, आप देखिए आप दो चीज कह रहे हैं। अगर हम ओबीसी, सुनिए, ये बिल तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को इसमें संरक्षण नहीं दिया जाता है, इनको संलिप्त नहीं किया जाता, तब तक इसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। या पूर्ण है, ठीक है, आपके हिसाब से अपूर्ण है, लेकिन आपने दो बात कही मुझे देखिए दर्शक, देखिए लाखों दर्शक देखते हैं इस प्रोग्राम को, फरहान साहब लाखों दर्शक देखते हैं, आपको सुन रहे होंगे लाइव। आपने दो बात कही, आपने कहा कि ओबीसी को और मुस्लिम को, तो मुस्लिम को अलग से देंगे यानी धर्म के आधार पर देंगे, या केवल ओबीसी देंगे? क्योंकि ओबीसी में भी मुस्लिम आते हैं और आप कह रहे कि ओबीसी को का भी मिले और मुस्लिम का भी मिले, तो मतलब आप सारी चीजें, मतलब आप जितने सब आप ही लोग ले लो, ये कह रहे हैं कि भाई केवल मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को दे दो, बाकी का अधिकार जो वो छीन लो, क्योंकि आपको जब मिलेगा तो किसी से काट के ही मिलेगा ना। मगर ये बताइए, आज पूरे भारतवर्ष में 14% मुसलमानों की आबादी है, 14% हो सकता है 1% आगे पीछे हो सकती है, नहीं, अब तो 20% 21% के आसपास है। अब नया वाला जो जनगणना है, आप खुश हो जाइए, 21% के आसपास है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो पुराने आधार पर ही बात कर रहे हैं। और तो 10 साल में आबादी मुसलमानों की जिस तेजी से बढ़ रही है, आपको इतना तो अंदाजा लगा ही लेना चाहिए जी कि भाई डबल तो ही गया होगा। मुकेश भाई, नेशनल हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, उसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2% घटी है, बढ़ी नहीं है। नहीं, तब तो लगता है जी आप 11, तब तो लगता है 11 का सेंसस भी नहीं पढ़े। 11 के सेंसस में भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या मुसलमानों की है। आप पुराने आंकड़ों पे बात कर रहे हैं तो उसी की बात कर, उसी के हवाले से बोल रहा हूँ। WHO और क्या नाम है नेशनल हेल्थ की जो रिपोर्ट आई उसको पढ़ लीजिए सर। नहीं, उसमें क्या है, उसमें पॉपुलर हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी को अगर आप उसमें उनकी बेटियों को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना कि मुस्लिम बेटियों की हम उनके साथ खड़े हुए हैं, 3 तलाक के बिल पर आप बार बार कहते थे हम उन्हें इंसाफ दिलाना। तो भाई साहब एससी जो है, आप फरहान साहब, तो आप उनको सम्मिलित क्यों नहीं करते? नहीं, तो एससी में मैंने सम्मिलित है ना, कैसे नहीं सम्मिलित है आप बताइए? एससी में क्या एससी कैटेगरी में मुसलमान नहीं है क्या? एससी कैटेगरी में मुसलमान नहीं है क्या? अब आपको एक बात बता दो कि भाई हमें एससी का दर्जा नहीं है, बहुत सारी जात, बहुत मुसलमानों को पूरे भारत में एससी का दर्जा कहीं नहीं है, किसी राज्य में नहीं है। नहीं, बिहार में है, क्या बात कर रहे हैं? बिहार में है सर, आप लिस्ट निकाल करके देख लीजिए। आप इसको क्या नाम है, आप बुनकर, अच्छा ये बताइए, जो बुनकर जो है, जो बुनकर जाति में जो आते हैं, जो मुस्लिम है, क्या उनको ओबीसी का है? सिर्फ 2 ही कोटा है, ओबीसी और क्या नाम जनरल। नहीं, तो तब आप नहीं, आप तो लालू यादव जी ने एससी में बहुत सारी मुस्लिम की जातियों को शामिल किया था 90 के दशक में। आप एक बार लिस्ट उठा के देख लीजिए, बहुत सारे, बहुत नहीं, आप आंध्र प्रदेश में है,
आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में भाई 3.5% मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए, मैं बता रहा हूं आंकड़े आप कर लीजिए। 12 और सुनिए 12% आरक्षण केरला में है, 12% आरक्षण केरला लोकसभा आयोग में 12% आरक्षण मुसलमानों के लिए अलग से है, उसमें सारी जातियां मुसलमानों की है। आंध्र प्रदेश में 3.5% मुसलमानों के लिए और 3.5% क्रिश्चियन के लिए है। क्या बात कर रहे हैं आप? उठा के देखिए ना। नहीं है मुकेश भाई, आप इसके लिए स्पेशल डिबेट बुलाइए, मैं भी एविडेंस लेकर। अरे अब आप जाइए गूगल कीजिए, अभी बैठ के गूगल कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। आपको गूगल पे आधी चीज झूठी रहती है। अरे आगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, केरल में 12% आरक्षण जो है राज्य सेवा आयोग, केरल राज्य सेवा आयोग है ना, उसमें 12% आरक्षण है। आंध्र प्रदेश में 3.5, अब सुनिए मैं बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश में 30% जो आरक्षण था ना ओबीसी में, उसको कम किया गया, उसको 23% कर दिया गया। 7% के जो कोटा था वो निकाल करके 3.5% मुसलमानों को और 3.5% जो है ईसाइयों को दे दिया गया था। आप कैसे नहीं, आप क्या कह सकते, आप जाके देख लीजिए। तो सब जो है बिल्कुल पब्लिक डोमेन में जो बिल आया है, ये जो बिल आया, हम देखेंगे हमारी एक ही बात है, हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं, इसे हमें लोग विरोधी समझे चाहे जो समझे, हम ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के उसमें खड़े हुए मजबूती के साथ। हम इस बिल को तब तक अपूर्ण मानेंगे, तब तक हम इसका समर्थन नहीं करेंगे जब तक मुस्लिम। लेकिन आपकी ये मांग जो है ना ओबीसी वाली मांग, तो मैं समझ में आता है कि भाई सब कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम के लिए जो आप मांग कर रहे हैं ना, ये सांप्रदायिक मांग है, ये धर्म के आधार पर समाज को बांटने वाली बात है, ये धर्म के आधार पर समाज को बांटने वाली बात है। आप चाहेंगे धर्म के आधार पर, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, धर्म के आधार पे रिजर्वेशन देने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। आप चाह रहे हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर व्यवस्था हो जाए। अल्पसंख्यक महिलाओं को इसमें सम्मिलित करें ओबीसी के साथ। क्यों? अल्पसंख्यक महिलाएं ओबीसी कैटेगरी में है ना, उनको तो अगर ओबीसी के लिए मांग कर रहे हैं तो उसी में उसको रखिए ना। आप ओबीसी में भी रखेंगे उनको, मुसलमानों में भी रखेंगे उनको। ये प्रावधान है, विशेष रूप से उन महिलाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, ये प्रावधान है। साहब लीगल ओपिनियन के लिए भेजिए, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं लीगल ओपिनियन के लिए भेजते? लीगल ओपिनियन उस पर ले लीजिए। लीगल ओपिनियन में भेजने की बात करके आप इसको अटकाना चाहते हैं, लीगल ओपिनियन में भेज करके आप इस मसले को अटकाना चाहते हैं। और आप लोग नहीं, आप ये भी उसी तरीके से होगा। हाँ मुकेश भाई सुनिए, जिस तरीके से 2000 पहले नोटबंदी की गई, 1000 की नोट बंद करके 2000 की नोट लाई गई, और फिर उसके बाद 2000 की नोट को वापस बैंक ले लिया, ये बिल उसी तरीके से रह जाएगा साहब। अब आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल तीनों अपने पैनलिस्ट से पूछता हूं कि अगर ये ओबीसी वाला हटा दिया जाए, मान लीजिए ठीक है, आप जो मांग कर रहे हैं वो जायज है, ओबीसी को अलग से इसमें कैटेगराइज करना चाहिए, ठीक है, मैं मान गया। इसके अलावा बिल सब ठीक है, इसके अलावा बिल में सब ठीक है आप लोगों को लग रहा है? बाकी जो प्रावधान है वो ओके है, आप लोग समर्थन करते हैं? अगर इसमें मुस्लिम महिला और ओबीसी को सम्मिलित किया जाता है तो मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। नहीं, मैं मुस्लिम को तो डायरेक्ट मैं रिजर्वेशन के खिलाफ है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन ओबीसी को मैं, कौशिक भाई ठीक है, मैं आपसे अगर आप मान लीजिए, सबसे पहले तो ओवैसी जी के लिए मैं यही कहूंगा कि अंग्रेज चले गए और अपना एजेंट ओवैसी जी के रूप में छोड़ गए, ताकि वो डाले राज कर सके। और इनके मुताबिक तो प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है वो ओवैसी जी के लिए ही रिजर्व हो जानी चाहिए। तो इनकी बातों का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती। हमारी जो चिंताएं हैं, कांग्रेस मुसलमानों को समर्थन नहीं करती है, राज्यसभा के अंदर पेश कांग्रेस मुसलमानों को समर्थन नहीं करती। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को मरवाने का काम किया, दंगों में सरकार सबसे ज्यादा मरवाने का काम किया कांग्रेस ने। मुसलमानों का आरक्षण आज तक रोक रखा, का एक नजरिया था, रोक रखा कांग्रेस की वजह से मुसलमानों का आरक्षण आज तक रुका हुआ। ये सबसे ऐसी पार्टी है जिससे मुसलमानों को पिछड़े वर्ग के लोगों को मदद देने की बात है, उन महिलाओं को मदद देने की बात है। हम वो मुद्दे सरकार के सामने रखेंगे। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार को अभी अधीर रंजन चौधरी जी कल बोल रहे थे लोकसभा में कि ये मेरा बिल है, हमारे बिल को ये कहता। अगर उनका बिल है, मानिए हालांकि उनका बिल तो लैप्स कर गया, लेकिन जो ड्राफ्ट है, जो प्रावधान है, उसमें ज़्यादातर जो है हिस्से जो है इस बिल में भी शामिल किए गए हैं। और जिसमें ओबीसी की जो बात कर रहे हैं, तो आपके ड्राफ्ट में भी तो ओबीसी को नहीं था। 2010 में जो राज्यसभा में आप लोगों ने पास करवाया था, उसमें भी ओबीसी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी अलग से, ना मुसलमानों के लिए थी। तो फिर उस प्रावधान जब आपने भी नहीं किया, तो फिर बीजेपी वाले ये प्रावधान क्यों मांग रहे हैं आप लोग? नहीं, सवाल ये है कि परिस्थितियां बदलते में देर नहीं लगती। अच्छा, 2010 से लेकर आज काफी समय हो गया है।
तो परिस्थितियां बदली हैं। मतलब क्या बदली उन 13 साल में, परिस्थितियों के क्या मद्देनजर बदली? एक दो उदाहरण दीजिए, क्या बदल गया 13 साल में? मैंने बताया, सरकार के अलावा, देश- प्रधानमंत्री के अलावा क्या बदला? आप समझिए ना, देश के अंदर जो क्राइम के आंकड़े आ रहे हैं या जो मणिपुर की घटनाएं हैं, जिस तरीके से अरे कौशिक साहब, कौशिक साहब, मुझे हंसी आ रही है, दर्शक भी हंस रहे होंगे। अब आप लोग को कुछ भी होता है तो मणिपुर चले जाते हैं। अरे मणिपुर एक गंभीर मसला है, उस पर इस तरीके से बीच में उसे मत उठाइए। गंभीर मसला है, उस पर अलग से चर्चा हो रही है, सरकार उस पर पूरा ध्यान दिए हुए है। भाई एक बात कहना चाहूंगा। जी जी ठीक है, कहना चाहते हैं जी कि एक महिला के अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि जो कमजोर तबके की महिलाएं हैं उनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। तो SC ST से ज्यादा कमजोर भी कोई महिला है क्या? SC ST से कमजोर भी कोई महिला है क्या? नहीं, उन्हीं की तो है ना, तो SC ST को तो है ना रिजर्वेशन 15% और 7.5% दिया तो है, कह तो रहे ना कि तो दिया है इसे प्रावधान। आप वही बात मैं कह रहा हूं ना कि आप लोग ड्राफ्ट नहीं पढ़े हैं, और आप लोग जो है जब आते हैं किसी डिबेट में तो मेरा बिल्कुल करजोर आपको बिल्कुल मैं विनती करता हूं कि आप लोग पढ़ के आएंगे ना, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा जो ड्राफ्ट पढ़ करके आए हैं। जी मुकेश भाई, जी जी फरहान साहब, भाई ऐसा है, हाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा, ना तो ये पढ़ के आते हैं और ना इनके नेता राहुल गांधी जी पढ़ के सांसद जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या नाम है, आज कांग्रेस पार्टी का पतन होता जा रहा है और सपना देख रहे हैं फिर से दोबारा सेंटर में सरकार बनाने का, यही की दम पर सरकार बनाएंगे, आप जान लीजिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की सबसे घोर विरोधी पार्टी है। क्यों? क्योंकि 75 साल इन्होंने मुसलमानों का केवल इस्तेमाल किया, मुसलमानों के साथ कभी खड़े नहीं हुए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यही कांग्रेस पार्टी है जो आज मुसलमानों का आरक्षण का जो बिल है, सक्कर कमेटी की रिपोर्ट है, ये इसको रोक कर रखे हुई है। ये ऐसी पार्टी है। और बिल्कुल, चलिए ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, आप मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही है कांग्रेस, तो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ना करे, हम करें। मुझे तो लगता है मुसलमानों का इस्तेमाल आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। आपने कौन सा भला कर दिया? ओवैसी साहब इतनी बार से सांसद हैं, 4 बार 5 बार से मेरे ख्याल से सांसद हैं, क्या कर दिया मुसलमानों का भला? हर एक बार मुसलमानों का भला करने के नाम पे आप वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों का भला नहीं होता है उसका। चलिए सर, हमारे पास समय की कमी है। फरहान साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, अपनी बातें रखी। विजय कौशिक जी आपका और माधवी अग्रवाल जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन राज्यसभा में जो महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है, नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसको पेश किया रखा गया है। कल आखिरी दिन है विशेष सत्र का और कल इसे पास कराने की चुनौती सरकार के सामने है कि इसे पास करवाया जाए। लेकिन जो आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही है, जो ओबीसी कोटे को इसमें शामिल किया जाए, वो आपत्तियां बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि वो तकनीकी रूप से, तार्किक रूप से संभव नहीं है। और ये बात विरोध करने वाली पार्टियां भी जानती है और मकसद साफ है कि बिल को लटकाया जाए, क्योंकि बिल अगर पास हो गया तो पूरा क्रेडिट जो है वो बीजेपी को जाएगा और इसका चुनावी फायदा भी हो सकता है। इसलिए अब जो राज्यसभा में लटकाने वाला मसला है वो जान करके विपक्षी पार्टियां उठा रही, क्योंकि अगर लोकसभा में पास हो भी गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो 1 साल के बाद ये बिल जो है फिर से है नए सिरे से लाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा खत्म होते ही ये बिल भी खत्म हो जाएगा, उसे फिर से पास करवाना पड़ेगा। तो चुनौती बीजेपी के सामने जो है बहुत बड़ी है। राज्यसभा में अगर पास होता है तो ये कानून का रूप है, कानून के रूप में सामने आ जाएगा और 2026 से महिला आरक्षण लागू भी कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।